पढ़ने में रुचि लेने वाला है। तो अब तक हम मानव भूगोल के 4 चैप्टर की लाइव क्लास ले चुके हैं, या फिर अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से हम इन 4 अध्यायों की तैयारी कर चुके हैं। आज हम जो अध्याय लेके चल रहे हैं वो 5वां अध्याय है, और चारों अध्यायों के नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। चारों के टेस्ट भी ऑनलाइन हो चुके हैं। हालांकि 50% से भी कम स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से जुड़ पाए हैं। तो आप सभी तो जुड़े हुए ही हैं, जो नहीं जुड़े हुए उन्हें भी आप आगाह कर दीजिएगा कि जब भी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी स्कूल में, तो ये जो चैप्टर अभी पढ़ाए जा रहे हैं मैं इन्हें रिपीट नहीं करूँगा तब तक जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। हाँ, सिलेबस यदि पूरा हो जाएगा तो हो सकता है मैं इन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ा दूँ ऑफलाइन, अन्यथा हम इनसे आगे ही शुरू करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जो विद्यार्थी फिलहाल पूरी गंभीरता के साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए ये फायदे का सौदा है। ये नहीं है कि आपको दोबारा से नोट्स बनाने के लिए प्रेस किया जाएगा भी आप ऐसा करें। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाएं। ये सरल सा अध्याय है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और दोहरान कर दूं, जैसा कि हम अभी जो मैटर पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड लेवल का मैटर है, विश्व स्तरीय है। तो यहाँ पर आपको विश्व के नक्शे का, मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक टेस्ट रखने वाला हूँ 1-2 दिन में, जिसमें जो विश्व के प्रमुख देशों और उनकी राजधानियों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। हालांकि मैं ऑफलाइन जिस प्रकार नक्शे में देशों की स्थिति भरवाई जाती है वो प्रक्रिया तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे आपके नॉलेज की जानकारी मुझे हो जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है, आप ये समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है। तो मैं 1-2 दिन में ही वो टेस्ट रखने वाला हूँ, और उसमें जो प्रश्न आएंगे वो विश्व के प्रमुख देशों, महाद्वीपों के अनुसार प्रमुख देशों और उनकी राजधानियों से जुड़े हुए होंगे। इसलिए आप ऐसे मैटर कोई भी उठा करके तैयारी करें, या फिर मैं कोई ग्रुप में एक PDF डाल दूंगा जिसमें विश्व के प्रमुख देशों के नाम और उनके राजधानियों, महानगरों के नाम दिए गए होंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अभी अभी जो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये मान लीजिए परिचय से हुआ है मानव भूगोल का। पहले अध्याय में हमने मानव भूगोल का पूरा परिचय प्राप्त किया, और बाकी के बचे हुए 3 अध्याय में हमने जनसंख्या के बारे में जाना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानव की क्रियाओं के बारे में, यानी कि विश्व की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रही हैं, आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जगह जगह पर विश्व के अलग अलग हिस्सों के नाम आएंगे, भौगोलिक भी होंगे उनमें और राजनीतिक भी होंगे। तो भौगोलिक प्रदेशों में तो आपको कक्षा 11वीं का ज्ञान है वो काम आने वाला है, और राजनीतिक प्रदेशों में आपको देशों के नाम सुनने को मिलेंगे, उनको लिखना हमें पड़ेगा। तो संसार के नक्शे का एक बार आप अवलोकन जरूर कर लें, जहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो संसार का मानचित्र, उसे आप जरूर देख लें। आजकल तो इंटरनेट से आप जब चाहें तब देशों की सूची ज्ञात कर सकते हैं, उनकी लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में ही। तो आप ये तैयारी करें, जरूर करें, क्योंकि ये बेस है। यदि आपने देशों की स्थिति, लोकेशन नहीं पहचाना तो फिर वर्णन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे यदि हम भारत का ही जिक्र करें, तो भारत की यदि स्थिति आपको याद नहीं है कि ये संसार के नक्शे में कहाँ है, तो आप इसकी जलवायु के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और यदि आपने जलवायु का अनुमान नहीं लगाया तो निश्चित तौर पर आप ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि अमुक देश में वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं। तो आगे जो भी चैप्टर आएंगे वो मानवीय क्रियाओं से जुड़े हुए चैप्टर होंगे। तो मैं यहाँ मानवीय क्रिया से शुरू करता हूँ कि मानवीय क्रिया किसे कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो सभी मानवीय क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। और मानवीय क्रियाओं को हम मुख्यतया 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो सीधी सी बात है, आप इतना तो समझ ही पाते हैं कि इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में महत्वपूर्ण कौन सी क्रिया है, आर्थिक या फिर गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं, मैं एक बार मैं आपको बता दूं, आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे में अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ का मतलब धन से है, धन का मतलब यहाँ केवल पैसे से या सोने चांदी से नहीं है। और गैर आर्थिक का मतलब हो गया इनके अलावा जो भी क्रियाएं हैं वो सारी गैर आर्थिक में आती हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन सी हैं आप अच्छी तरह समझते हैं, बताइए। नीतीश बोल रहा था। हाँ सर।
भी मनुष्य की क्रियाओं में, यानी हमने दो भागों में बांट दिया, आर्थिक और गैर आर्थिक। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। तो ये जो चैप्टर आएंगे आगे, इनमें हम आर्थिक क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय, ये शब्द आप याद रखें, क्योंकि ये अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने। जैसे पिछला सिलेबस था, कक्षा 12वीं किताबें थी, उसमें हमने इन अध्यायों को जब शुरू किया था तो स्टार्टिंग हमने मानव व्यवसाय के नाम से की थी, और यहाँ पर मानव व्यवसाय का जिक्र नहीं करके डायरेक्ट क्रियाएं कहा गया है, प्राथमिक क्रियाएं। तो मैं प्राथमिक क्रिया तक लेके आया हूँ आपको कि प्राथमिक क्रिया क्या है। तो मनुष्य की जो भी क्रियाएं हैं उन्हें हम मानवीय क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे हमें जीविकोपार्जन के साधन मिलते हैं, चाहे वो अनाज के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, या फिर धन दौलत के रूप में हो, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं के अलावा जो अन्य क्रियाएं हम करते हैं, जिनमें सामाजिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, राजनीतिक क्रियाएं हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, जिसमें अपन त्योहार मनाते हैं इत्यादि, या फिर ब्याह शादी उत्सव जो भी हैं, ये सब गैर आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, जैसे मैंने बताया कि आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहा जाता है, और आर्थिक क्रियाओं को भी हम पुनः कई भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं असीमित हैं। इसलिए इनका सही अध्ययन करने के लिए, सरल रूप में अध्ययन करने के लिए हम इन्हें पुनः कई भागों में बांट सकते हैं। मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, ये एक सिंपल और साधारण सा अध्याय है। आप यदि गौर से एक बार भी इसे पढ़ लेते हैं, एक बार में ही आपको 90% के आसपास ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये। बस इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व के कुछ प्रदेशों के नाम आएंगे, वो चाहे भौगोलिक प्रदेश हो या राजनीतिक प्रदेश हो, तो उन्हें हमें याद रखने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आज के चैप्टर की। वैसे मैंने PDF डाल दी है, आपने उसको पढ़ा भी होगा। हालांकि जिन बच्चों से आज मेरी बात हुई, ज़्यादातर बच्चों ने मुझे यही कहा भी हम अभी तीसरा अध्याय कर रहे हैं या फिर हम चौथा अध्याय कर रहे हैं। तो यदि आपने 4 अध्याय तक का गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो पहले आप उसे पूरा कर लें। आपको स्क्रीन दिख रही है? रिप्लाई दें। यस सर। अभी मैंने आपके सामने अध्याय 5 की स्क्रीन शेयर की है। हालांकि ये बुक्स अभी आपको नहीं मिली है क्योंकि हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें इकाई तीसरी चलना शुरू हो गई है। हमने 2 इकाइयों का अध्ययन कर लिया है, और तीसरी इकाई का ये पहला अध्याय है। ऑल ओवर ये 5वां अध्याय है, और इसमें हम प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राथमिक क्रियाओं को। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा था कि आर्थिक क्रियाओं को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए यहाँ ऊपर कि आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पर मुख्यतया 4 वर्गों में बांटा गया है। इससे पहले वो परिभाषा दी है जो मैंने आपको बताई कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कही जाती हैं, और इन्हें हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। हम एक चीज आपको और बताऊं, जैसे पिछला जो सिलेबस था उसके अनुसार यदि हम देखें तो उसमें आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया था, और कक्षा 10 में आपने आर्थिक क्रियाएं पढ़ी थी, उसमें 3 भागों में बांटा गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अंतर क्यों आ रहा है। जैसे 10वीं कक्षा में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हमने पढ़ी, और पुराने सिलेबस के अनुसार कक्षा 12 में हमने 5 पढ़ी, और अभी हम 4 ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे हम 3 भाग करें या 4 करें या 5 करें। ये है आर्थिक क्रियाओं का ही वर्गीकरण। इसमें कई बार 2 क्षेत्रों को मिला करके एक ही बना दिया जाता है, तो उस हिसाब से इनकी संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। आपको क्या याद रखना है? आपको वर्तमान सत्र के हिसाब से ये याद रखना है कि आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 वर्गों में बंटी होती है। अब चारों के नाम बहुत इजी हैं। आप यहाँ देखिए, प्राथमिक हो गया, उसके बाद द्वितीयक हो गया, उसके बाद तृतीयक, और फिर उसके बाद चतुर्थक हो गया। बहुत इजी है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, ये क्या है? सीरियल है, यानी एक क्रम है। प्राथमिक पहले स्तर पे आने वाला, द्वितीयक दूसरे स्तर पे आने वाला, तृतीयक तीसरे स्तर पर आने वाला, और चौथा चौथे स्तर पर आने वाला। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं इनमें से पहले स्तर की आर्थिक क्रियाओं को, जिन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहेंगे। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ लीजिए, ये परिभाषा समझाने के लिए काफी है आपके लिए। कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं।
यदि आपने ये इतनी सी लाइन याद कर ली तो मान लीजिए आपने प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा है वो याद कर ली है। यानी ये सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। यानी ये पृथ्वी के जो संसाधन है जिनमें भूमि है, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री या फिर खनिज आदि के बारे में बताती हैं। और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं यानी जिन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, जिनकी अलग अलग प्रकृति है, तो उनमें आखेट यानी शिकार, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन। अब ये जो आपको कुल मिला के 7-8 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, ये सारी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। इनको हम प्राथमिक व्यवसाय कह सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कहें या फिर प्राथमिक व्यवसाय कहें, एक ही बात है। इनको समझने के लिए आप इसको यूं समझिए कि जब सबसे पहले धरती पर मनुष्य का विकास हुआ या मनुष्य ने जन्म लिया, उस समय धरती का माहौल क्या था। अपन थोड़ी सी कल्पना यदि करें तो उस समय धरती पर जंगली जंगल थे। ये आजकल जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं गांव कस्बों के रूप में, ये चीजें उस समय नहीं थी। धरती पे पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे थे, या फिर ये वीरान थी, कहीं पे मरुस्थल थे, कहीं पे पहाड़ थे। यानी प्राकृतिक दृश्य सर्वत्र थे। और उस स्थिति में मनुष्य ने इस धरती पे जन्म लिया। तो देखो, जैसे ही कोई जीव लेता है उसे भूख और प्यास लगना प्रारंभ हो जाती है। तो इसे भी भूख प्यास लगी है, और सबसे पहले इसने अपना भूख और प्यास शांत करने के लिए अपने आसपास के संसाधनों का टटोला होगा। आप कल्पना करिए कि आप में से किसी को भी यदि ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए जहां आसपास कोई गांव या शहर नहीं हो, चारों तरफ जंगली जंगल हो, पहाड़ हो, मरुस्थल हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि भूख और प्यास तो एक निश्चित समय लगने वाली होगी, और आप फिर प्रयास करेंगे उस जगह पे भी, कैसे मैं मेरी प्यास बुझाऊं या कैसे मैं अपनी भूख शांत करूं। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक चीजें ही आपकी नजर में आएगी। वहां पे कोई नदी होगी, कोई झरना होगा, कोई तालाब होगा, वहां से आप प्यास बुझाएंगे। खाने के लिए आप पेड़ पौधों की पत्तियां, फूलों को, या फिर वहां फल लगते हैं तो उनको अपना भोजन बनाएंगे। ये चीजें भी नहीं मिलती है तो आप हो सकता है कि कीड़े मकोड़े, सांप छिपकली, इनको आप भोजन बनाएं। लेकिन आप अपनी भूख शांत करने का प्रयास करेंगे। फिर मान लीजिए आपको जंगल में रहते हुए काफी दिन हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? अपना विकास करना शुरू कर देंगे। जैसे आप शुरुआत में हो सकता है किसी गुफा में या पेड़ पे शरण लेंगे, जंगली जानवरों से बचने के लिए, या तेज धूप से बचने के लिए, या बारिश से बचने के लिए। फिर आप हो सकता है जैसे अपन खेतों में बनाते हैं झोंपड़े, जिनको अपन टपरे भी बोलते हैं, वो बनाते हैं, तो हो सकता है बाद में आप वो बनाएं। फिर हो सकता है कि जानवरों को आप पकड़ के उनको बांध कर रखना शुरू कर दें, उनको पालना शुरू कर दें। फिर हो सकता है आप धीरे धीरे घास उगाना शुरू कर दें, जिन्हें हम आज अनाज कहते हैं। तो ये गतिविधियां हैं, वे कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा ही मनुष्य के साथ शुरुआत में हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पे जन्म लिया, ये प्रक्रियाएं ऐसे ही चली हैं। तो इन सभी क्रियाओं को कहा गया प्राथमिक क्रियाएं, या फिर मैं यूं कहूं कि ये वे क्रियाएं हैं जो धरती पे मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रारंभ की गई, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इस अध्याय में हम इन्हीं क्रियाओं के बारे में, ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया, आखेट लिया है, भोजन संग्रह लिया है, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन, इनके बारे में हम बारी बारी से इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हम बिंदु लेके चल रहे हैं आखेट और भोजन संग्रह को। यहाँ पर एक चीज और देखिए, क्या आप जानते हैं, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं ये जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप इन्हें अपनी नोटबुक में एक अपन लिखते हैं, जैसे अलग से नोट डाल करके इस प्रकार से आप लिख लें। जैसे अपने पेज में ऊपर की जगह खाली पड़ी रहती है हाशिए की, आप वहां लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड की चीजें होती हैं, ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं बढ़िया क्वेश्चन बना देती हैं। तो आप इनको विशेष तौर पे याद रखें। लाल कॉलर श्रमिक किनको कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को कहा जाता है। इसी प्रकार आगे ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर श्रमिक के नाम से भी इस प्रकार की परिभाषाएं आएंगी। तो इस प्रकार की चीजों को आप अलग से नोट करके रखें, या फिर अलग स्याही से आप इनको लिख लें। तो यहाँ पर आखेट और भोजन संग्रह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
आखेट का मतलब होता है शिकार, और भोजन संग्रह का मतलब होता है अपने आसपास के वातावरण से खाने की वस्तुओं को एकत्रित करना। तो आरंभिक युग में, यानी जब से मानव सभ्यताएं बसी हैं, उसके आरंभिक युग में आदिकालीन मानव, यहाँ पर आदिकालीन मानव के साथ हमें ये सब जोड़ने हैं, आखेट और भोजन संग्रह वाली चीजों को हमें जोड़ना है। तो इसने अपने समीप के वातावरण पे वो पूरी तरह से निर्भर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको विशेष परिस्थिति में किसी घने जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप अपने आसपास के वातावरण से ये सब हासिल करने वाले होंगे। ये देखिए यहाँ पे समीप के वातावरण पर निर्भर रहेंगे। तो उस समय मनुष्य को सबसे पहले जो दो कार्य नजर आए वो यही थे, या तो पशुओं का वो शिकार करे और या फिर अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य पौधे या फिर कंदमूलों को एकत्रित करे। तो ये सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं मनुष्य की। आपसे परीक्षा में तो पूछा जाता है कि मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, तो वहां पर आप इनके नाम दे सकते हैं। आदिकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था और अति शीत या अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, देखिए अभी भौगोलिक शब्द हैं वो शुरू हो गए हैं आने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कक्षा 11 में जो आपने भौतिक भूगोल पढ़ा है वो यहाँ पर आपके काम आएगा। जैसे इसमें लिखा है अति शीत, और यहाँ पे देखिए अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेश, ये विषम जलवायु वाले प्रदेश हैं। और विषम जलवायु वाले प्रदेशों में मनुष्य का रहना थोड़ा दुष्कर होता है, थोड़ा कठिन होता है, तो वहाँ सामान्य आर्थिक क्रियाएं मनुष्य नहीं कर पाता है। तो वहां पर ये लोग आखेट करके अपना जीवन यापन करते थे। ये इतिहास के बारे में आपको बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा मूल मुद्दा ये है कि वर्तमान में इस प्रकार की क्रियाएं कहाँ होती हैं, ये हमें जानना चाहिए। एक आप इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें। ये जो आपको दिख रहा है कि भोजन संग्रह आखेट प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में एक छोटा प्रश्न बनता है कि मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं कौन सी, तो वहां पर आप भोजन संग्रह और आखेट का नाम लेंगे। तो इसे भी आप अलग नोट के रूप में लिख सकते हैं या फिर अपने नोट्स में इसको आप शामिल करेंगे। मैं अभी समय मिलेगा तो मैं इसके पीडीएफ भी बना दूंगा, तो वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप समझ पा रहे हैं कि नोट्स कैसे बनते हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको अंडरलाइन करके इन चीज़ों को बता रहा हूँ, आप इन्हें अपने नोट्स में शामिल करें। जरूरी नहीं है सबके नोट्स एक जैसे हों। अब जो यहाँ पर ये लाइन देखिए, इसमें दिया गया है कि विश्व के विभिन्न भागों में ये कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यानी हमें इस चीज पे फोकस करना है कि वर्तमान में ये जो कार्य है हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे कि वर्तमान में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया कि ये कार्य आदिकाल में होता था, बहुत पुराने समय में होता था जब सर्वप्रथम मनुष्य ने इस धरती पे जन्म लिया था। लेकिन आज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सोचने का विषय है। तो आज भी विश्व में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो जलवायु की दृष्टि से अत्यधिक कठोर हैं और मनुष्य वहां पर चाहकर भी आधुनिक तरीके से नहीं रह पा रहा है। ऊपर जो जिक्र हुआ था अति शीत प्रदेश या अति उष्ण प्रदेश, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं कि मनुष्य चाहकर भी वर्तमान समय में वो आधुनिक जीवन नहीं जी पा रहा वहां पे। तो आज भी वहां पर मनुष्य यदि रहता है, पहली बात तो रहता नहीं होगा, यदि रहता है तो उसके रहने का तरीका वही है जो आदिकाल में था। तो हम कह सकते हैं कि भोजन संग्रह और आखेट जैसी प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं वो आज भी विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर की जाती हैं। तो कहाँ कहाँ की जाती है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज पे और फोकस करिए, वो हालांकि मैं व्याख्या में बोल भी चुका हूँ कि ये जो कार्य है, कौन सा कार्य, ये जो अभी हमने पढ़ा है कठोर जलवायु वाला, ये कार्य विशेष तौर से ये कार्य कठोर जलवायु, आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व में इस प्रकार के कार्य हैं वो कहाँ किए जाते हैं, और आपको यदि राजनीतिक प्रदेशों के नाम याद नहीं रहते हैं, कौन से देश कौन से क्षेत्र हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कठोर जलवायु वाले प्रदेश है वहां पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो अगला आपसे ये भी पूछ सकता है कि कठोर जलवायु होती क्या है, तो फिर आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा कि कठोर जलवायु क्या होती है। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर बता दूं। कठोर जलवायु का मतलब अति शब्द से है। यहाँ पे यदि अति लग गया किसी भी चीज के साथ, जैसे गर्मी है और उसके साथ अति लग गया यानी कि अत्यधिक गर्मी, तो वो कठोर जलवायु हो गई। ऐसे ही वर्षा है, अति लग गया तो कठोर जलवायु हो गई यानी अत्यधिक वर्षा हो गई। इसी प्रकार ठंड है, शीत है, अति लग गया तो वो कठोर जलवायु हो गई। यानी अति शब्द यदि लगता है तो समझिए वहां पर वो जलवायु कठोर जलवायु है। अब आप यहाँ आ जाइए सीधे,
कि वर्तमान समय में ये जो कार्य हैं दोनों, एक भोजन संग्रह का और एक आखेट का, ये कहाँ किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, भोजन संग्रह है वो विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा भाग है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। स्क्रीन अच्छे से शेयर हो पा रही है? हाँ हाँ, रिप्लाई दें। स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ या जो चीज मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे? हाँ सर, हाँ। हाँ, ठीक है, यही चाह रहा था। इन चीजों को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये प्राचीनतम क्रियाएं हैं, और पहले धरती की सारी परिस्थितियां ही मनुष्य के लिए कठिन थी, कठोर जलवायु कह सकते हैं अपन उस चीज को। फिर धीरे धीरे इसने विकास कर लिया और उत्तम जलवायु वाले स्थान भी ढूंढ लिए, और अपनी परिस्थितियों को इसने चेंज कर लिया। लेकिन वर्तमान में अभी भी जलवायु की यदि अपन बात करें तो वो परिस्थितियां बदली नहीं है। अभी भी पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां जलवायु कठोर पाई जाती है, यानी वहां पर या तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, या फिर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, या फिर अत्यधिक वहां पर वर्षा होती होगी। तो उस दृष्टि से वहां का वातावरण आज भी मानवीय क्रियाओं के अनुकूल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उस समय भी मानवीय क्रियाओं के अनुकूल नहीं था वातावरण, और आज भी नहीं है, तो वो क्रियाएं आज भी कहीं ना कहीं होती है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वर्तमान समय में भी ये क्रियाएं हैं कठोर जलवायु वाली दशाओं में होती है। यहाँ मैंने आपको बताया। तो इस आधार पे, यानी कि कठोर जलवायु के आधार पे हम विश्व को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी भोजन संग्रह जैसी आर्थिक क्रियाएं हैं विश्व के 2 भागों की जाती है। ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। मैं आप ही में से किसी विद्यार्थी से जानना चाहूंगा कि उच्च अक्षांशों से आपका क्या मतलब है और निम्न अक्षांशों से आपका क्या मतलब है। यहाँ आपके मैं भौतिक भूगोल के ज्ञान को परखना चाह रहा हूँ, पूरा ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे आप सभी। उच्च अक्षांश से क्या मतलब है? माइक ऑन करें और रिप्लाई दें जो विद्यार्थी इस चीज को समझ पा रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ। जो देश ध्रुवों पर स्थित है। आपको मैं याद दिला दूं, हमने कक्षा 11वीं में पृथ्वी के तापीय कटिबंध पढ़े थे। अपने दिमाग पे थोड़ा सा आप जोर डालिए और अपने आप को रिवर्स गियर में ले जाइए आप, और समझने का प्रयास करें और याद करने की कोशिश करें कि ये टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आपको याद है तापीय कटिबंध पढ़ाए थे मैंने आपको, पृथ्वी के तापीय कटिबंध। याद ही भी है या फिर है नहीं है? हाँ या ना में जवाब दें आप। याद नहीं है सर। हाँ, ये तो मुझे आभास हो गया था। देखो, आपको याद होगा मैंने एक गोल मटोल यानी एक वृत्तनुमा एक चित्र बनवाया था। इसमें हमने आड़ी पट्टियां दिखाई थी, फिर सूर्य की किरणों के बारे में मैंने बताया था भी यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ तिरछी पड़ती है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, तिरछी पड़ती है वहाँ गर्मी कम होती है। इस प्रकार का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हमने? अरे झूठ तो हाँ तो कर लो, झूठी कर लो। हाँ भैया, से ऊपर के अक्षरों को नहीं कहते हैं सर। हाँ तो उसको नजदीक जाने का प्रयास करो ना आप। मेरा उद्देश्य रटाना कतई नहीं है। यदि रटाना होता तो मैं ये पीडीएफ डाल देता ग्रुप में और आपसे कहता भैया इसको रट लो पढ़ के, और आप रट लेते। लेकिन रटी हुई चीज याद कितनी की रहती है आप सोच के देखिए। 11वीं कक्षा तो ज्यादा दूर गई है क्या अभी? हाँ सर। फरवरी मार्च में ही हमने ये चीजें पढ़ी हैं, और अभी हम जुलाई में बैठे हैं, तो कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ। और इस प्रकार यदि चीजों को आप भूलते गए तो फिर भूगोल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी साइंस, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, भूगोल एक विज्ञान है, और विज्ञान को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसको याद रखना उतना कठिन भी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि तापमान के आधार पर, यानी जो सूर्य से हमें तापमान प्राप्त होता है जिसे हम सूर्यातप बोलते हैं, तो सूर्यातप प्राप्त होने के आधार पर हम पृथ्वी को 3 भागों बांट सकते हैं। 3 भागों बांट सकते हैं।
जो बीच का भाग होता है पृथ्वी का, वो सूर्य के सबसे नजदीक रहता है और सूर्य के सामने रहता है, और वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण उस भाग को सूर्य का सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। इस वजह से वो हिस्सा अत्यधिक गर्म रहता है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर के जो भाग हैं, जिन्हें हम ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो वे जगह होती हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण उन क्षेत्रों को सूर्य का सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होता है, और सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होने के कारण वहां पर तापमान न्यून पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के दो स्पष्ट भाग हो गए। एक वो भाग हो गया जहां पर अत्यधिक गर्मी है, दूसरा वो भाग हो गया जहां पर अत्यधिक ठंड है। अति शब्द लगता है इन दोनों क्षेत्रों के साथ में। तो यदि हम पृथ्वी को अक्षांशीय आधार पर बांटते हैं, यानी कि इसको अंशों में बांटते हैं, तो इसके दो भाग हो जाते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। यानी इसके बीच में 0 डिग्री की रेखा को गुजरते हुए यदि इसके अपन दो भाग करते हैं, तो एक उत्तरी गोलार्ध बनता है और एक दक्षिणी गोलार्ध बनता है। उत्तरी गोलार्ध में भी 0 से 90 तक डिग्री कोण बनते हैं, इसी प्रकार 0 से 90 तक के दक्षिणी गोलार्ध में भी कोण बनते हैं, और इन समान कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, हालांकि मेरे पास मैं ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और मैंने यहाँ पे पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं वो चैप्टर ऐड भी कर लेता स्क्रीन पर। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि 0 से 23.5 मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे आप क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। और 23.5 डिग्री में दक्षिणी अक्षांशों की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। हाँ, कर्क और मकर रेखा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है, ये सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है, और इस वजह से इसको सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है और अत्यधिक गर्मी रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कुछ आया समझ में? उष्ण कटिबंध आपने पढ़ा है, सुना है, अभी आपको समझ में आया कि उष्ण कटिबंध क्या होगा? हाँ सर। हाँ, तो 0 से 23.5 डिग्री दोनों तरफ का एरिया है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों गोलार्धों की बात कर रहा हूँ, तो 23.5 से 66.5 डिग्री तक का जो एरिया है, वो एरिया ऐसा है कि वहां पर 6 महीने सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और 6 महीने तिरछी पड़ती हैं। तो वहां पर आधा साल यानी 6 माह तक गर्मी पड़ती है और 6 माह तक सर्दी पड़ती है। तो वहां पर शीत और उष्ण दोनों परिस्थितियां हैं, यानी गर्मी भी है और सर्दी भी है, इसलिए उस एरिया को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध एक लंबे चौड़े क्षेत्र का नाम होता है। तो वहां पर 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने सर्दी पड़ती है, दोनों का मिश्रण होने की वजह से उस क्षेत्र का नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत प्लस उष्ण। यहाँ पे इनका संधि किया गया है दोनों शब्दों का, शीत प्लस उष्ण का उत्व संधि बनती है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। ठीक है, फिर 66.5 से आगे ध्रुव तक यानी कि 90 डिग्री तक का जो एरिया है, वहां साल भर यानी कभी भी वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तो वहां पर पूरे साल ठंड रहती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है शीत कटिबंध। ठीक है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार पृथ्वी को 3 तापीय कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध 3 भागों में उसको बांटा गया है। अभी हुआ कुछ क्लियर? यस सर। ठीक है, अब अपन अपने मूल बिंदु पे वापस आ जाते हैं। तो इसमें जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश का मतलब है अपन जैसे 0 से 90, अपने पास 0 से 90 का एरिया है, तो मान सकते हैं अपन 45, 50, 60 डिग्री से ऊपर के जो अक्षांश है, वो जैसे 66.5 को मान लेते हैं अपन, क्योंकि 66.5 तक तो परिस्थितियां ठीक रहती हैं। तो उससे उच्च अक्षांश का मतलब है 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं अपन। तो 90 डिग्री के आसपास के जो अक्षांश हैं, जैसे 85 डिग्री, 80 डिग्री, 75, 70, ये जो क्षेत्र है ये उच्च अक्षांश का होता है, और 0 डिग्री के नजदीक का जो क्षेत्र होता है वो निम्न अक्षांश का क्षेत्र होता है। तो ये निम्न अक्षांश का मतलब ये उच्च तापमान प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं,
और उच्च अक्षांश का मतलब है ये निम्न तापमान प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। तो विश्व के मानचित्र को आप देखोगे तो उच्च अक्षांश में आपको उत्तरी कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी यूरेशिया, इसका मतलब ये यूरोप और एशिया महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा है, और दक्षिणी चिली, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इनको उच्च अक्षांश के क्षेत्र कहा जाता है। और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में संसार के नक्शे को आप जब ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको अमेजन बेसिन, ये अमेजन बेसिन क्या है जानते हो? रिप्लाई दें आप मुझे, अमेजन बेसिन क्या है? ऐसे अलसाए मत रहा करो भी, एक्टिव रहा करो, है ना। यदि आप इस प्रकार अलसाए हुए रहोगे तो मुझे भी फिर आलस्य आएगा। मैं आप सभी से ज्यादा आलसी हूं क्या? नेहा, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हो? दक्षिणी अमेरिका एक हिस्सा है सर। क्या चीज, क्या पूछा मैंने? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। अमेजन क्या चीज है? अमेजन किस चीज का नाम है? अमेजन नदी का। नदी का? हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका। जो नदी का पार्ट होता है ना, नदी का एरिया होता है, उसको बेसिन कहा जाता है। ठीक है, बेसिन। तो यहाँ पर अमेजन है वो नदी का नाम है, और उसका जो एरिया है जहां से वो पानी उठाती है, पानी एकत्रित होता है, वो उसका बेसिन है। तो इस नदी के बेसिन में घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एरिया है वो उच्च तापमान भी प्राप्त करता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन। अमेजन जंगलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए इनके बारे में, तो जितने भी विशेष जीव हैं, खास तौर से घने जंगलों पाए जाने वाले जीवों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप संसार के लगभग बीचों बीच में दिखता है आपको जब संसार का नक्शा आप देखते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा उष्ण कटिबंध में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में भी है। तो इसका वो उष्ण कटिबंधीय हिस्सा यानी अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग इसमें शामिल होता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर 4 महाद्वीपों का संबंध हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अमेजन बेसिन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इनके जो आंतरिक प्रदेश हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक पुनः सवाल करना चाहूंगा कि इसमें आंतरिक प्रदेश शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया? यानी ये क्षेत्र हैं, इनके भी आंतरिक प्रदेश, ऐसा क्यों? रिप्लाई दें आप। नेहा, आप बताओ। नेहा, हाँ सर। इसमें आया ना कि ये जो प्रदेश हमने पढ़े हैं, अमेजन बेसिन पढ़ा है, अन्य प्रदेश हाँ। पढ़े, इनके आंतरिक प्रदेश, यानी ये प्रदेश तो है ही, लेकिन इनके भी आंतरिक हिस्से हैं वो कठोर जलवायु वाले हैं। हाँ। ऐसा क्यों? कुछ आ रहा है दिमाग में? सर मतलब इनके मतलब इन जो प्रदेश है ना, इनके भी आंतरिक प्रदेश की जलवायु कठोर होगी, इसलिए शायद ऐसा दिया है सर। इनसे भी कठोर होगी। हाँ, तो क्यों होगी कठिन? क्या वजह है वहाँ पे कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, कुछ और है? क्या है वहाँ, ऐसा क्या है जो कठोर बना देता है उनको? यहाँ पे सच्चारा भी जा सकता होगा। हाँ मदन लाल बोलो। सर ये तो ऐसे होगा ना, क्योंकि 23.5 डिग्री से ये ऊपर है, उनमें से कोई भी प्रदेश आ सकता है। नहीं, इसमें मैं ये तो मान लिया अभी ये भूमध्य रेखा के पास पड़ते हैं, सर्वाधिक तापमान प्राप्त करते हैं, इसलिए ये तो तय हो गया कि यहाँ तापमान ज्यादा रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ तापमान ज्यादा हो वहाँ कठोर जलवायु हो सकता है वहाँ वर्षा अच्छी हो रही हो तो वहाँ फसलें भी अच्छी हो रही हो। जलवायु तो हमारे देश की भी कठोर ही है, लेकिन फिर भी हमारे देश के हालात अच्छे इसलिए हैं क्योंकि साल भर हम फसल प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है ये जो क्षेत्र है इनके आंतरिक प्रदेश हैं, वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं। तो आंतरिक प्रदेश ही
शब्द इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आंतरिक प्रदेशों में क्यों होता है ऐसा? पीछे आपको याद दिला दूं, पिछले अध्याय में हमने जब जनसंख्या वितरण पढ़ा था, तो जनसंख्या वितरण में आपने एक चीज पढ़ी थी कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारे बसी है, और आंतरिक जो हाँ। भाग है महाद्वीपों के वो खाली हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने ये? पढ़ा था। तो वहां मैंने क्या रीजन बताया था? यही तो रीजन बताया था ना कि महाद्वीपों के किनारे है वो उत्तम जलवायु पाई जाती है, वहां पर ऐसी क्या विशेष चीज पाई जाती है कि इस वजह से वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं और आंतरिक हिस्सों में कम रहते हैं। समझाया था मैंने आपको। जलवायु बताया था सर। जलवायु ही कारण बताया था मैंने। जलवायु में कितने तत्व होते हैं? जलवायु कौन बोला? मैं जल और बोला था वायु। सर। जल और वायु का विकल्प किसने दी मुझे? जल और वायु। मैं आपको मैंने क्लियर समझा चुका हूँ मैं कौन कौन से तत्वों के मिलकर मौसम बनता है। मैं उन तत्वों के नाम पूछना चाह रहा हूँ। मौसम। 5 तत्व है सर। 5 तत्व है। नाम बता सकते हो? तापमान, 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 आर्द्रता, वायु दाब, वायु तापमान, आर्द्रता और हाँ, मैं तीनों की रिप्लाई सही मान लेता हूँ। एहतराम ने भी जवाब दिया है, मदन लाल ने दिया है और नेहा ने भी दिया है। और चंचल कैसे साइलेंट मोड में हो भी? चंचल माइक ऑन करो, देखें आवाज आ रही है? चंचल। हाँ बोलो। नेहा ने कह दिया, अब बोल जाओ आप। बारिश हो गई क्या बोलना है। नेहा? हाँ सर, आज तो बारिश रुक ही नहीं रही थी, अभी थोड़ी रुकी देर नहीं रही? पहले ही बंद हुई। हाँ सर, अब नदी पहले आएगी? तो हो ही नहीं रही, अब हो रही है तो रुक भी नहीं रही, अभी रुकी है थोड़ी देर पहले। अच्छा ये बात है। और नदी नालों में पानी आया कि नहीं आया? आगे होगा, मैं तो अभी तक कहीं गई नहीं। गए नहीं? कपिल धारा में झरना चल रहा है? हाँ सर, नदी में भी हाँ मैंने कपिल देखा था धारा में उसमें। हमारे पास हाँ, कोई कपिल तस्वीर धारा पहुंची है, में। मैंने देखा उसमें झरना चल रहा है कपिल धारा। हाँ सर, मैंने भी देखा था। हाँ, मैं कौन से टॉपिक पे चर्चा कर रहा था मैं भूल गया, दोबारा बताएं आप मुझे। जलवायु। हाँ बिल्कुल, जलवायु के तत्वों की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे आप तीनों ही विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए हैं। तापमान पहला प्रमुख तत्व है, दूसरा वायु दाब है, तीसरा पवने, चौथा आर्द्रता और पांचवा वर्षा। इन पांचों से ही मिलकर मौसम बनता है, और मौसम जो होते हैं मौसमी गतिविधियां, उन्हीं का एवरेज या उन्हीं का औसत जलवायु कहलाता है। मैं ये चीज बार बार बता रहा हूँ, आप याद रखा करें भाई, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो ऑनलाइन डंडे मिलेंगे आप सभी को। सच में सर? हाँ बिल्कुल, पनिशमेंट लगेगा आप पर, आर्थिक बोझ डलेगा, आर्थिक बोझ, जुर्माना लगेगा फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आंतरिक प्रदेश वाली बात आपसे क्लियर नहीं, चलो मैं ही कर देता हूं, ध्यान से सुनिए आप। मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं हैं वो समुद्रों से पानी उठा करके महाद्वीपों में लेके आती है, और उन हवाओं की वजह से ही हमारे धरातलीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। बताया था ना आपको मैंने। अब जैसे बादल देख पा रहे हो आसमान में, ये बादल समुद्री पानी से बने हुए हैं, और ये बादल हवा के द्वारा हम तक लाए गए हैं, पवनों के द्वारा लाए गए हैं। तो समुद्रों से यदि पवनें उठेंगी यानी बादल उठकर चलेंगे, तो सबसे पहले वो महाद्वीपों के किनारे पे ही पहुंचते हैं, और जैसे ही वो किनारे पहुंचते हैं वहीं से वो वर्षा करना शुरू कर देते हैं, और जो जो अंदर की तरफ जाते हैं त्यों त्यों उनमें पानी की मात्रा है वो घटती चली जाती है। आपने देखा होगा गांव में नलों में पानी आता है, देखा आपने? हाँ। दूर दराज के जो घर होते हैं गांव में, दूर दराज के घर यानी लास्ट में जो कनेक्शन होते हैं और होते हैं, तो वहां पे नलों की स्थिति क्या रहती है, पानी का प्रेशर कितना रहता है, इन चीजों को आप भली भांति समझते हैं। जैसे हमारे देश में केरल में 1 जून के आसपास मानसून पहुंच जाता है, यानी वहां बरसात शुरू हो जाती है, और राजस्थान में ये पहुंचते पहुंचते मध्य जुलाई ले लेता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? राजस्थान में अच्छी बारिश अभी देखने को मिल रही है,
जबकि अभी हम जुलाई लास्ट में चल रहे हैं, लास्ट वीक चल रहा है मानिए आप जुलाई का, तो हम इस वजह से बहुत कम वर्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो जो आंतरिक भाग होते हैं महाद्वीपों के, वहां वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा बहुत कम होने के कारण वहां पर आर्थिक क्रियाएं कर पाना, जैसे कृषि जैसे आर्थिक क्रियाएं कर पाना मुश्किल काम होता है। और यही कारण है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थलीय भाग या जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के मध्य में स्थित पाए जाते हैं। यही कारण है कि वहां पर मानवीय बसाव भी कम होते हैं और आर्थिक क्रियाएं भी निचले स्तर की होती हैं या प्राथमिक स्तर की होती हैं। इसलिए इसमें आंतरिक प्रदेश का जिक्र किया गया है। अब आगे समझ में, यानी आंतरिक प्रदेशों में वर्षा कम होती है, और आपको पता है कि समस्त क्रियाएं कृषि प्रणाली पे टिकी हैं, और कृषि है वो वर्षा पे निर्भर करती है। तो आंतरिक प्रदेश का जिक्र यहाँ इसलिए किया गया है। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे वाला वाक्य कि आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया। इस पे आप फोकस करिए, व्यापारीकरण। यानी वर्तमान में ये जो कार्य है ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं रह गया है। पहले मनुष्य जंगल में रहता था तो उसका एक ध्येय मात्र यही होता था कि उसका पेट भर जाए, उसकी भूख शांत हो जाए। लेकिन वर्तमान में यदि मनुष्य जंगल से भोजन संग्रह कर रहा है तो उसका उद्देश्य केवल पेट पालना नहीं रहा है, क्योंकि मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है कि वो भोजन की व्यवस्था तो कहीं से भी कर ले। तो वर्तमान में इस कार्य का व्यापारीकरण हो गया है। कहने का मतलब आज जो लोग जंगलों से सामग्रियां एकत्रित करके लाते हैं उनका उद्देश्य व्यापार करना होता है। ये लोग क्या करते हैं, कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पादपों को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का काम करते हैं। इसमें ये चंचल है और ये नेहा तो अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पर ये जो आर्थिक क्रिया है वो आज भी होती है। यहाँ पर बीड़ी बनाने का व्यवसाय है वो घरों में चलता है, और ये लोग जंगलों में जाते हैं और जंगलों से तेंदू के पत्ते एकत्रित करके लाते हैं, बोरे भर के लाते हैं, और फिर उनको संशोधित करते हैं, उनकी कटाई छटाई करते हैं, या तो फिर उनको ये बेच देते हैं, या फिर ये घर पर ही उनसे बीड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पर बीड़ी बनाने कारखाने चलते हैं, और ये एक मैं कहूँ कुटीर उद्योग के रूप में यहाँ एक अच्छा सहारा है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये भली बात ही समझते हैं कि भोजन संग्रह का मतलब यहाँ केवल भोजन एकत्रित करने से नहीं है। वहां पर यदि आप किसी भी प्रकार की कोई चीज एकत्रित करते हैं तो वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो आज वर्तमान में इसका स्वरूप है वो व्यापारीकरण हो गया है। जैसे इसमें देखो बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना, कारक के लिए पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाइयाँ, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, कांतिवर्धक का मतलब यहाँ सौंदर्य वर्धक से है, और रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन और तेल के लिए, पेड़ के तने का उपयोग रबड़ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक तस्वीर भी दी हुई है, ये तस्वीर हमारे देश के एक हिस्से की है, आप इसमें देख सकते हैं। ये तस्वीर दी आपको मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाओं की। यानी वहाँ पे इतने घने जंगल है कि वहाँ पर जंगलों में भी संतरे लगते हैं। तो यहाँ पर दो महिलाएं हैं वो संतरे एकत्रित करती हुई आपको दिखाई गई है। और यहाँ पर आपके लिए एक आश्चर्यजनक एक क्वेश्चन है, जीके का प्रश्न जिसको अपन कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नाम आपको पढ़ने में आ रहा है तो पढ़ लीजिए, मुझे तो बहुत कम समझ आ रहा है। च्युइंग, ये क्या नाम है? ये च्युइंगम। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? कभी सोचा है? क्या सोचना है? चूस ही लिया तो फेंक देंगे उसको, सोचने की क्या जरूरत है? सोचा है कभी आपने? नहीं सर। नहीं, उसके बाद तो हमें क्या करना है? चूस लिया तो उस रबर को किसी के बालों में चिपका देंगे और क्या करेंगे? किया है कभी आपने ऐसा? या फिर गुब्बारा बनाया आपने उससे? हाँ सर। बनाया? क्या बात है। मैंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन वो गुब्बारा बनने के बजाय मुंह पे चिपक गया वापस। उसके बाद छोड़ ही दिया च्युइंगम खाना ही। तो इसको चीकल कहते हैं। देखिए आप लिखा ना चीकल, ये तो बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो च्युइंगम है, ये इसके अंदर जो मीठा है वो तो अपन चूस ही लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो रबर बचता है वो रबर कहाँ से आता है ये आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए आप इस पे फोकस करें। तो यहाँ पे ये आपके जीके का प्रश्न हो गया। यहाँ देखिए, ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। जेपोटा नाम का एक वृक्ष है और उससे दूध निकलता है। जैसे आपने देखा हो ना, बड़का पेड़ होता है, बड़का पेड़,
या आक का झाड़ी कह सकते हैं जिसको अपन, वो होती है, तो उसको जब आप तोड़ते हैं, उसकी कोई टहनी तोड़ते हैं या उसका कोई पत्ता तोड़ते हैं, तो उससे दूध निकलता है, गाढ़ा दूध निकलता है। जैसे अफीम होती है, अफीम तैयार की जाती है, तो अफीम में भी ऐसा ही होता है, उसमें उसकी गांठें बनती है और उन गांठों में जब चीरा लगाते हैं तो उससे दूध निकलता है। तो ऐसे ही ये भी एक वृक्ष है, उसके दूध यानी उसका रस निकलता है और उससे इसको तैयार किया जाता है। तो ये एक सामान्य ज्ञान का एप्लीकेशन है। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये हमारे विश्व के नक्शे को यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप भी मोटा मोटा इसके बारे में जान लें। इस मानचित्र में आपको भोजन संग्रह और आखेट विश्व में कहाँ कहाँ हो रहा है ये समझाने का प्रयास किया गया है। या देखिए यहाँ पे निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र, यहाँ पे देखिए एक नई चीज आ गई है। यहाँ पे इन दोनों ही आर्थिक क्रियाओं को निर्वाहन कहा गया है। निर्वाहन संग्रहण, निर्वाहन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन आर्थिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य है वो जीवन निर्वहन करना है, जीवन को चलाना है जैसे तैसे करके। हालांकि वर्तमान में इसका स्वरूप बदल चुका है, अब लोग इसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, वो जंगलों से ला करके सामग्रियों को ऊंचे दामों पर बाजार में बेच रहे हैं और इनकी तस्करियां भी खूब होती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मूल मुद्दा निर्वहन का ही है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ दर्शाया गया है, एक बार आप गौर कर लीजिए। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्र आपको याद हो तो हमने पढ़ा था उत्तरी कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर, और ये आपका उत्तरी कनाडा है, ये जो एरिया है ये उत्तरी कनाडा है। तो एक तो ये पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था उत्तरी यूरेशिया। तो देखिए यहाँ यूरोप है, ये यूरोप और ये एशिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया उत्तरी यूरेशिया। यूरेशिया यानी यू और सिया, इन दोनों से मिला के ये यूरेशिया बना है। और इसका ये जो ऊपर का भाग आप देख पा रहे हो पूरा, ये जो हिस्सा है ये यूरेशिया है और ये उत्तरी कनाडा है। भूलना मत, इसको बार बार आएंगी ये चीजें। और फिर हमने अगला जो क्षेत्र पढ़ा था वो पढ़ा था अमेजन बेसिन। ये अमेजन बेसिन है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पे अमेजन नदी बहती है और उसके आसपास घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये अमेजन बेसिन हो गया। और एक हमने पढ़ा था उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और एक क्षेत्र हमने पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नीचे है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये प्राथमिक व्यवसायों में भोजन संग्रह और आखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं। अब देखो कितना इजी है, ऊपर हमने सिर्फ क्षेत्र याद किए हैं, उन क्षेत्रों के नाम याद किए हैं और उसके बाद हमने इनको क्या किया, दर्शाया है। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ इन प्रदेशों के नाम पढ़े थे, ये देखिए निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं सारे के सारे, जिसमें अमेजन बेसिन हो गया, ये अमेजन बेसिन है, ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। और इन्हीं को यहाँ नक्शे में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आप भी इजी वे में दर्शा सकते हैं यदि आपको ये पता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। और यदि आपने एग्जाम में मानचित्र का या चित्र का या ग्राफ का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो ये बनाना भी सीख लें आप, संसार का नक्शा आप प्रयास करें। पहले आप एक आयत बना लें, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये आयत बना लें आप, इतना लंबा चौड़ा एक, और ये इस प्रकार से हाइट देके, और फिर बीचों बीच सबसे पहले आप अफ्रीका बनाएं, इसको बनाएं बीचों बीच, ठीक है, ये बन जाएंगे। फिर इसके एक तरफ ऊपरी हिस्से में आपको उत्तरी अमेरिका बनाना है और उसी का जुड़वा आपको दक्षिण अफ्रीका बनाना है। जरूरी नहीं है कि डिजाइन वैसी बने जैसी इसमें दिख रही है, आप तो सिर्फ इनकी जगह है वो सही फिक्स कर लीजिए। और फिर ये जो एक कोना बचेगा इधर का, इसमें आपको यूरोप और एशिया दोनों को सम्मिलित रूप से बनाना है, इस प्रकार से डिजाइन बना लें। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब इसमें अंटार्कटिका है वो नीचे नीचे है, ये देखिए इसमें दर्शाया गया है, हालांकि ज्यादातर नक्शों में नहीं दर्शाया जाता है। हालांकि ये जन शून्य है, इसलिए यहाँ पे मानवीय आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको प्राय नक्शों में नहीं दर्शाया जाता, यहाँ दर्शाया गया है। तो हल्की छाया दर्शा करके इन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। और जिन दो रेखाओं की मैं बात कर रहा था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये यहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की खासियत देखिए, ये जो तीन प्रमुख रेखाएं हैं, ये बीच में है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। यहाँ से देखिए ये गुजर रही है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये गुजर रही है यहाँ से भूमध्य रेखा, और ये गुजर रही है मकर रेखा।
तो जब आप नक्शा बनाएं तो अफ्रीका महाद्वीप को इस हिसाब से बनाएं कि तीनों रेखाएं इससे गुजरती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ये देखिए, आप चाहें तो अपने आयत में पहले ये दिखा लें, बीचों बीच 0 लिख लें आप, यहाँ जैसे 0 लिख लें आप, 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ 23.5 लिख लें ऊपर, और यहाँ 23.5 दक्षिण लिख लें, और फिर इन तीनों से गुजरते हुए आपको अफ्रीका महाद्वीप बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो नक्शा बनेगा वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो प्रयास जरूर करिएगा। इसमें महासागरों को भी दर्शाया गया है और महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। ये चीज़ आप जरूर सीख लें। यदि ये चीज़ें आपने नहीं समझी, नहीं सीखी, तो फिर मानव भूगोल पूरा समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान स्थिति क्या है, ये हम जान लेते हैं कि ये जो आर्थिक क्रिया हमने पढ़ी है, इनकी वर्तमान हालत क्या है। तो ये जो वाक्य है ये समझने के लिए काफ़ी है। आप देख पा रहे हैं कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, यानी वर्तमान समय में इस व्यवसाय को ज़्यादा महत्व नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि इससे जो उत्पाद, एक तो ये हो गया कि अब इनका उद्देश्य है वो जीवन निर्वहन नहीं रहा, अब इनका उद्देश्य व्यापार करना हो गया है। क्योंकि आजकल वन फूल फल जड़ें खा के पेट आधुनिक मानव नहीं भर सकता, तो यहाँ पे इनका उद्देश्य निर्वहन नहीं है, अब इनका उद्देश्य व्यापार करना हो गया है। लेकिन व्यापार में दिक्कत क्या आ रही है कि इनसे जो प्राप्त उत्पाद हैं, यानी जो चीजें हमें जंगलों से मिलती है, वो आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाजार में जब बेचने जाते हैं तो इनकी कीमत बहुत कम प्राप्त होती है, और उस वजह से इतनी आय नहीं हो पाती कि एक आम आदमी अपना पेट भर सके। कई प्रकार की जो अच्छी किस्में हैं या कम दाम वाली कृत्रिम जो उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है। अब क्या है, उनका नकली रूप आ गया निकल के सामने। नकली चीजें, जैसे कृत्रिम रेशम, प्राकृतिक रेशम की बात कर रहे हैं अपन। पहले जैसे जंगलों से प्राकृतिक रेशम प्राप्त किया जाता था, शहतूत के पेड़ों से, लेकिन वर्तमान में रेशम, कृत्रिम जो प्राकृतिक रेशम है उसकी जगह कृत्रिम रेशम ने ले ली है, और वो सस्ता भी होता है, सुंदर भी होता है, टिकाऊ भी होता है। इस वजह से बाजार से हम जब भी जाते हैं तो कृत्रिम रेशम से बने वस्त्र हैं वो खरीद के ले आते हैं। तो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हैं वो प्रतिस्पर्धा से हटती जा रही है, इसलिए वर्तमान में ये जो व्यवसाय है इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। ये इसकी वर्तमान हालात है। तो ये हमने पहली प्राथमिक आर्थिक क्रिया पढ़ी है, जिसमें आखेट और भोजन संग्रह दोनों को हमने सम्मिलित रूप से पढ़ा है, इनकी अलग अलग व्याख्या हमने नहीं की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप आखेट और भोजन संग्रह से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हालांकि इसमें आखेट का अलग से कोई विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया, वैसे भी आखेट को ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कहा जा सकता। अब उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जो हम आज की लाइव क्लास में नहीं पढ़ के कल की लाइव क्लास में पढ़ेंगे, वो है पशुचारण। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक पीछे के अध्यायों की चीज़ें कंप्लीट नहीं की हैं तो उन्हें ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लिखोगे आप कुछ और, तो उससे परेशानी हो जाती है, फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। यानी जैसे अपन विपरीत चीज़ें खा लेते हैं ना, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो उसमें बदहजमी हो जाती है। वैसे ही यदि आप पढ़ोगे कुछ और, लाइव लिख कुछ और रहे हो, टेस्ट किसी और चीज़ का दे रहे हो, तो इससे आपके दिमाग को बदहजमी हो जाएगी, है ना, खट्टी डकाने आने लग जाएगी आपके दिमाग को। इसलिए जो लाइव क्लास में पढ़ें उसी के नोट्स बनाएं, उसी से संबंधित चीज़ों को आप यदि कंटिन्यू रखते हैं, एक साथ रखते हैं, तो वो चीज़ आपको भली भांति समझ में आ जाती है। अभी कुछ किसी को कहना है? सर आज हाँ बोलो। सर वो आपने वो बताया था ना चिकल च्युइंगम वाला, सर तब ना मेरा मतलब नेटवर्क थोड़ा स्लो था तो मुझे वो सुनाई नहीं दिया। वो सुनाई नहीं दिया, उसमें ये बताया गया था, क्योंकि वो चीज़ आपको इसलिए जोड़ के बताई गई थी क्योंकि बच्चे इस चीज़ से कंटेंट जुड़े हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि च्युइंगम लगभग विद्यार्थी काम में लेते हैं, उसको चूसते हैं। तो इसमें समझाने का प्रयास किया गया था कि अपन एक छोटी सी चीज़ जो अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जंगलों से हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बताया गया था कि च्युइंगम को हम चूस लेते हैं तो उसमें जो मीठा केमिकल होता है वो चूसने के बाद एक रबर जैसा भाग शेष रह जाता है, जिसे चीकल कहा जाता है। तो ये चीकल है, ये एक विशेष प्रकार के दूध से बनता है जो
किसी पशु से प्राप्त न होकर एक वृक्ष से प्राप्त होता है जिसका नाम है जेपोटा। तो ये जेपोटा आपको याद रखना है कि जेपोटा जो वृक्ष है उसके दूध से चीकल बनता है, और चीकल का इस्तेमाल च्युइंगम बनाने में किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि वो कैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, कितना मतलब अपने आप में एक रबर होता है, चिपकने बाद बहुत मुश्किल से छूटता है वो। ये बताया गया था उसमें। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।